रस धातु के बाद दूसरी धातु जिसका शरीर में निर्माण होता है वो रक्त धातु होती है। रक्त धातु जो ब्लड है वही चीज होती है। ब्लड को ही आयुर्वेद में रक्त धातु हम बोल सकते हैं। रक्त धातु का निर्माण रस धातु से होता है। कुछ हिस्सा इसका रस धातु से बनता है, बाकी कुछ हिस्सा इसका ऐसा होता है जो कि डायरेक्टली आहार रस से भी इसका पोषण प्राप्त होता है। आहार रस जो भी आपने खाया पिया उसका जो प्रसाद भाग बना, उसके ऊपर जठराग्नि अपना कार्य करती है। एक मिनट जस्ट आहार रस जो बना उसका जो प्रसाद भाग बना, इसके ऊपर जो अग्नि है वो कार्य करती है और वो रक्त धातु का निर्माण करती है। रक्त धातु का जो आश्रय भाव होता है वो होता है पित्त के साथ में। रस धातु का कफ के साथ में था, रक्त धातु का पित्त के साथ में है। यानी कि जब भी आपके शरीर में पित्त बढ़ेगा और अगर आपने उसको जल्दी ही साम्य अवस्था में नहीं लेकर आए तो कुछ दिनों में वह रक्त धातु के साथ में मिल जाएगा और फिर रक्त धातु के साथ में मिलकर पूरे शरीर में ट्रैवल करते हुए आपको अलग अलग प्रकार के पित्तज प्लस रक्तज रोग पैदा करेगा। ठीक है, वहां रस धातु के साथ में कफ मिलता है और जब कफ अत्यधिक प्रकोपित हो जाता है, आप उसकी चिकित्सा नहीं करते हो, आप उसे कम नहीं करते हो, तो वह रस धातु के साथ में मिल जाता है। फिर रस धातु भी चूंकि पूरे शरीर में ट्रैवल करती है तो पूरे शरीर में ट्रैवल करते हुए कफ के लक्षण पैदा करता है। इसमें दृष्टि रस धातु की होती है। वैसे ही रक्त क्या होता है, पित्त के साथ में जल्दी मिल जाता है और पित्त अगर आपने उस टाइम पे चिकित्सा नहीं करी तो चूंकि ब्लड पूरे शरीर में ट्रैवल करता है इसलिए फिर रक्तज पित्तज रोग पैदा करता है। रक्त धातु की चिकित्सा करना बहुत आसान काम है। कंपैरिजन में बाकी सारी धातुओं के मुकाबले इसकी चिकित्सा करना आसान काम है। रक्त धातु की जो चिकित्सा होती है वो होती है सिरावेद। इसमें क्या किया जाता है, अगर आपका रक्त दूषित बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसी कंडीशन में सिंपल से सिरावेद के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं लेकिन हम वो यहाँ बात नहीं करेंगे। सिंपल सा तरीका होता है कि आप जो जांच करने वाली जो निडल होती है, जो वेन होती है, वेन नहीं सॉरी, जो जांच करने वाली जो सुई होती है जिससे हम ब्लड लेटिंग करते हैं, स्काल्पल वेन जो होती है, इसे आप बटरफ्लाई वेन भी हम बोलते हैं, बटरफ्लाई निडल भी बोलते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ आज, बटरफ्लाई निडल आती है। बटरफ्लाई निडल से आपको जो वेन में जहां से आपको ब्लड का सैंपल लेना है वहां आप इंसर्ट कर देते हैं, खुद नहीं करना है। जो जांच करने वाले लोग होते हैं ना, डॉक्टर्स होते हैं, जो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनसे आपको करवाना है। वहां इंसर्ट करके आपको केवल बहुत ही धीरे 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 करके लगभग 8 से 10 ml की मात्रा में ब्लड लेटिंग करवानी होती है। इसे बोलते हैं सिरावेद। ये यूनानी चिकित्सा में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका होता है रक्तज रोगों को दूर करने का, और आयुर्वेद में तो होता ही होता है। रक्तज रोगों को दूर करने के लिए सिरावेद किया जाता है, यानी कि दूषित रक्त है उसको अल्प मात्रा में निकाल देते हैं। जैसे ही आप दूषित रक्त निकालते हैं वैसे ही आपके शरीर में जो बढ़ा हुआ पित्त है, जो दूषित रक्त है, दोनों ही निकल जाते हैं और आपको रक्तज व्याधियों में फायदा होता है। रक्त प्रकोपित कैसे होता है, पित्त के कारण। जो भी आपने पित्तज आहार विहार किए वो आपको रक्त के साथ में मिलेंगे और रक्तज रोग पैदा करेंगे। रक्तज रोगों के लक्षण और पित्तज रोगों के लक्षण लगभग एक समान होते हैं। ब्लड का कम होना, ब्लड का ज्यादा होना, यानी कि हीमोग्लोबिन का बढ़ना, हीमोग्लोबिन का कम होना, ब्लड के अंदर WBC वगैरह इन्फेक्शन जो होते हैं, जो WBC काउंट बढ़ जाते हैं, न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट के काउंट बढ़ जाते हैं, ये सारी रक्तज व्याधियां होती हैं। ठीक है, ये सारी रक्तज व्याधियों के अंतर्गत आती है। शरीर में जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं, कहीं पर भी कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है तो वह रक्तज व्याधि के अंतर्गत आता है। चिकित्सा रक्तज रोग के हिसाब से करनी होती है। रक्तज व्याधि की जितने भी आप बीमारियां देखेंगे उसमें आपको पित्त को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। पित्त को आपको सामान्य अवस्था में करना पड़ेगा। जब पित्त सही होगा तभी रक्तज सही होगा। इसमें क्या चिकित्सा के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपने केवल पित्त को शांत किया लेकिन आपने जो रक्त का दूषित हो रखा है उसको सही नहीं किया तो फिर कुछ समय में बीमारी आपकी थोड़ी दिन के लिए तो शांत हो जाएगी, वापस आ जाएगी। तो जब आप चिकित्सा करते हो तो आपको दोनों चीजें सोचनी पड़ती हैं। आपको रक्त दोष जो दूषित हो गया है उसके हिसाब से 1 या 2 मेडिसिन लेनी पड़ेंगी और पित्त के हिसाब से आहार विहार देखना पड़ेगा। दोनों चीजें जब आप लोगे तब आपकी बीमारियां ठीक होती हैं। केवल एक ही अगर आपने कोई होम रेमेडीज देख ली जो कि पित्त को शांत करती है तो आपकी रक्तज व्याधियां शांत नहीं होती। रक्तज व्याधियों में कौन सी आएंगी, जितने भी प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं वो सारे रक्तज व्याधि के अंतर्गत आते हैं। कोई भी इन्फेक्शन है आपको चेहरे पे एक्ने हो रहे हैं वो भी रक्तज व्याधि है। आपके पैरों में घुटने में कोई घाव है उसमें पस पड़ गया है, आपको अलग अलग प्रकार के एब्सेस हो रहे हैं, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो रही है, इवन पाइल्स हो गया, वेरिकोसील हो गया, वेरिकोज वेन हो गए, ये सारी की सारी प्रॉब्लम जो होती है वो रक्तज व्याधि के अंतर्गत आती है। इसमें रक्त धातु की दृष्टि होती है और हमें रक्त धातु का ही शोधन करना होता है।
ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे की जो धातुएं हैं वो तो और छोटी छोटी होती जाती हैं, उसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हम फिर भी उनको पढ़ेंगे जिससे आपको चिकित्सा के क्षेत्र में पता रहे कि चिकित्सा केवल होम रेमेडीज से नहीं हो सकती। चिकित्सा के लिए आपको ये सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ता है और फिर हर एक के लिए एक एक दो मेडिसिन डिसाइड करके एक प्रॉपर व्यवस्था पत्र बनाना होता है पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।